आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस जर्नी में हम आपको लेकर आए हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा नामक शहर में स्थित है। कटरा एक ऐसी जगह है जहां से श्री माता वैष्णो देवी की दर्शनों की यात्रा प्रारंभ होती है। तो अभी हम कटरा का जो मेन बस स्टैंड होता है, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले आपको यात्रा पर्ची कटवानी पड़ती है। यात्रा पर्ची आपको कटरा के पास यात्रा पर्ची काउंटर होता है, वहाँ से आपको इस तरह की पर्ची मिलेगी जो आपने अपने साथ रखनी है। और पूरी यात्रा के दौरान आपकी ये पर्ची आपको बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराने में मदद करेगी। जैसे कि अगर आप कहीं अपने सामान जमा कराना चाहते हैं, जो क्लॉक हाउस होता है, वहाँ पे आपसे ये पर्ची मांगी जाएगी। या आप कोई कंबल लेना चाहते हैं, कहीं आराम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये पर्ची शो करनी पड़ेगी। और मेन भवन में दर्शनों के पहले भी आपको ये पर्ची दिखानी पड़ेगी। तो इस पर्ची को आप संभाल के रखें। भव्य नज़ारों और पहाड़ियों की वादियों के बीच से ये रास्ता और ये सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। अभी जो आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये कटरा की पहाड़ियाँ हैं जो त्रिकुटा पर्वत श्रेणियों में आती हैं। माता वैष्णो देवी सदियों से यहाँ पर विराजमान है। पूरा नज़ारा एक अद्भुत शांति का चिन्ह जैसा मालूम होता है। बहुत दूर गहरी खाइयाँ और वही दूसरे साइड इतने ऊंचे ऊंचे और चौड़े से पहाड़। यात्रा के दौरान अगर आप छड़ी खरीद लेते हैं, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको चढ़ाई करने में आसानी होगी, क्योंकि कटरा से लेकर माता के भवन तक की जो कुल दूरी है वो है 14 किलोमीटर की। यहाँ से आप बाणगंगा जाकर स्नान करने के बाद आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और बाणगंगा से ठीक पहले पहला चेक पोस्ट आता है जहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। यहाँ जब भक्तों की भीड़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो यहाँ पर कई बारी समय ज़्यादा लग जाता है। तो अभी हम चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक अगर आप कटरा बस स्टैंड से आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन से, अगर आपको पैदल चलना अच्छा नहीं लगता, या अगर आप सवारी लेकर यहाँ पे आना चाहते हैं, तो 3 व्हीलर यानी कि जो ऑटो रिक्शा है उसकी सवारी करके आप यहाँ पहले चेक पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। चेक पोस्ट को पार करने के बाद अभी यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हम माता के भवनों से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। चेक पोस्ट को पार करने के बाद आपको प्रथम दर्शन जो है महादेव के होते हैं। ये जो नीर बह रहा है, यहाँ आप शीतल जल ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप को तरोताज़ा फील करवा सकते हैं। महादेव के दर्शनों के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो श्री गुलशन कुमार जी की ये पहली दुकान आती है, जिसके सामने श्री गुलशन कुमार जी का लंगर हॉल है, जो माता की सेवा के लिए उन्होंने अपने समय में चलवाया था, जो आज भी मंदिर के बोर्ड के थ्रू आज भी ये लंगर चलाया जाता है। तो आप लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद कृपया आगे बढ़ें।
तो हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बाणगंगा की ओर, जो कि हमारी यात्रा का पहला पड़ाव होगा। उस पड़ाव में हम स्नान करेंगे। गुलशन कुमार जी के लंगर हॉल में जाने का दूसरा रास्ता थोड़ा आगे जाने के बाद भी मिलता है। पहला रास्ता बिल्कुल आपको दुकान के सामने मिलेगा, और यदि वो सुबह के टाइम बंद होता है तो आप आगे जाकर, जहाँ से आपने अभी ये रास्ता देखा है, आप नीचे के साइड से लंगर हॉल में पहुँच सकते हैं। स्टूडियो की ख़ास सुविधा जो है मंदिर परिसर में उपलब्ध होती है, जो कि कटरा की मार्केट तक ही होती है। तो भक्तों से मेरी यही विनती है कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, फैमिली को लेकर गए हैं या आपकी तमन्ना है फ़ोटोग्राफी करवाने की, तो यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं। कटरा की मार्केट बहुत बड़ी है, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। आप चाइनीज़ फूड से लेके इंडियन और साउथ इंडियन फूड्स आप यहाँ पे अवेलेबल पाएंगे, उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। कपड़े की भी बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। कुछ भी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। तो अभी हम बाणगंगा परिसर में हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे हमें बाणगंगा के बाथिंग घाट नंबर 1 पर लेके जाएंगी। बाथिंग घाट नंबर 2 भी है, जो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। समय के साथ साथ श्रद्धालुओं की गिनती के अकॉर्डिंग जो नज़ारा होता है वो बदला सा होता है। आप जो ये रेलिंग देख रहे हैं, जो तटों पे लगाई गई हैं, ये पहले नहीं लगी होती थी, ये हाल फिलहाल में ही लगी हैं। तो यहाँ से आप नज़ारा देखें, क्योंकि अभी आप बिल्कुल खाई में आ चुके हैं। जो कटरा है, कटरा भी ऊंचाई पे है और मंदिर भी ऊंचाई पे है। सिर्फ बाणगंगा की जो कलकल धारा बहती है, ये खाई में है। तो अभी आप खाई में हैं। यहाँ पे स्नान करने के बाद अभी आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होगी, जो आपको सीधे 12 किलोमीटर की दूरी तक लेके जाएगी। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली है। कलकल धारा बहती है। प्रसाधन की भी यहाँ पर ख़ास सुविधा उपलब्ध होती है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आप यहाँ पर लेडीज़ वॉशरूम और बाथरूम की सुविधा अवेलेबल है। आप खुले में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप बाथरूम में भी स्नान कर सकते हैं। तो स्नान वगैरह करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शिव मंदिर है, जो बाणगंगा का शिव मंदिर कहा जाता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बाथिंग घाट नंबर 2 पे जाता है। नीचे भी वही बाणगंगा है। आप यहाँ पर जाके भी स्नान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट में भीड़ होती है ज़्यादा, तो आप सेकंड में आ सकते हैं। ये आपको एक ही रास्ते में पड़ेंगे, बस कुछ समय की दूरी पर। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में आपको टॉयलेट्स, पीने के पानी और खान पान की हर तरह की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। जो खाने पीने की सुविधा है वो आपको पे करने पे अवेलेबल होगी। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है, हालांकि ये मंदिर ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन भक्तों का मन मोह लेता है। और आप जब दर्शनों के लिए जाएंगे तो इस मंदिर के अंदर जाने बगैर अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। हम आपको मंदिर के बाहर के दृश्य दिखा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। तो सबसे प्रथम दर्शन जो स्नान करने के बाद आपको मिलेंगे,
वो मिलेंगे माता चरण पादुका के। तो अभी हम चरण पादुका मंदिर जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। इसका इतिहास माता के साथ उस समय से ही जुड़ा है जब कटरा शहर का अस्तित्व यानी नींव रखा गया था। जब भैरव माता का पीछा करता हुआ आ रहा था तो माता ने यहीं पर कुछ पलों के लिए रुककर पीछे मुड़ के देखा था। तत्पश्चात माता के कर कमल यहाँ पर छप गए और उनके चरणों की एक आकृति बन गई, जिसके कारण इस स्थान को माता चरण पादुका के नाम से जाना जाने लग गया। तो चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये भी माना जाता है कि प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो श्री शनिदेव का मंदिर है। तो आप यहाँ भी अपना दर्शन करें और शनिदेव के आशीर्वाद से अपनी यात्रा को और सुरक्षित और सफल बनाएं। ये जो पॉइंट है ये फोटोग्राफी पॉइंट के रूप में माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सैलानी यहाँ पर रुक कर फोटोग्राफी करवाते हैं। तो चलिए दर्शनों के बाद अब हम आगे चलते हैं। अगर आप भवन तक पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो बहुत सारी सुविधाएं आपको यात्रा करने के लिए मिलेंगी, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको यात्रा करने के लिए पालकी, पिट्ठू, घोड़े, हेलीकॉप्टर और बच्चों के लिए एक व्हील चेयर की उपलब्धि करवाई गई है। मंदिर तक पहुंचने की सुविधाएं आप कुछ पैसे खर्च करने पे अवेलेबल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको कटरा से ऑटो लेकर हेलीपैड तक जाना पड़ेगा, जो कि कटरा शहर में ही उपस्थित है। वहाँ से आप सांझी छत तक की सवारी हेलीकॉप्टर में कर सकते हैं। उसके बाद किसी अन्य वाहन के साथ आप भवन तक पहुँच सकते हैं, जैसे कि पिट्ठू या घोड़े। आप पालकी की भी सुविधा ले सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विहंगम नज़ारा सारी यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जून की छुट्टियों में आते हैं तो यहाँ पर खचाखच भीड़ होती है और मौसम भी बहुत गर्म होता है। तो आप यहाँ पर ऑफ सीजन अगर आप आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, जिसका नज़ारा आप ले सकते हैं। माता के भवन में आने के बाद भी स्नोफॉल का जो सीज़न होता है ये लगभग दिसंबर के लास्ट से जनवरी के पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्नोफॉल होती है। यहाँ पे बर्फ़ की मोटी परत लगभग 1-2 फीट तक जम जाती है। पूरा भवन बर्फ़ की चादरों में ढका होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। तो चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और हमारी जो मंजिल है वो है माता के श्री चरणों में अपना शीश झुकाना और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है यह हमें दर्शाता है कि भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता जो है वो बाहर आपको सीधे भवन तक पहुँचाएगा, जो शॉर्टकट होगा, और जो दूसरा रास्ता है आपको बाकी मंदिरों से होते हुए, जैसे अर्धकुमारी और जो घूमने वाली जगह है जैसे सांझी छत, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है,
ये सारे रास्ते होते हुए आपको भवन तक लेके जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा सुविधाजनक है। अगर आपके पास समय है तो आप अर्धकुमारी होते जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रास्ते में बंदरों का बहुत उत्पात होता है। अगर आप कुछ खाने पीने वाली चीज़ लेकर जा रहे हैं तो उसे आप अपने बैग में डाल के रखें, और जहाँ पर भीड़ भड़ाके होते हैं वहाँ पर ही अपना भोजन या कोई सामग्री ग्रहण करें। अभी हम माता अर्धकुमारी के परिसर में पहुँच रहे हैं। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है जहाँ पे हम विश्राम करेंगे। ये जो अर्धकुमारी माता का गुफा है, इसके पीछे इतिहास ये है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के कोख में पूरे 9 महीने तक रहता है, वैसे ही माता यहाँ बने गर्भजून गुफा के अंदर 9 मास तक एक तप में लीन हो गई थी। और जब माता यहाँ से निकली थी तो 9 महीने का समय पूरा हो चुका था, जिसके कारण इस गुफा को अर्धकुमारी गुफा और गर्भजून गुफा भी कहते हैं। सदियों पुराना ये मंदिर है। पहले तो गुफा की जो ऊंचाई या उसका जो डायामीटर होता था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब गुफा के अंदर से रेंग कर जाना पड़ता है। तो जो भक्त हृदय से बिल्कुल मजबूत हैं और सच्ची निष्ठा वाले हैं, माता में विश्वास रखने वाले हैं, उन्हीं भक्तों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस गुफा में जाने की चेष्टा करें। नहीं तो आप माता को दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर ऐसी संगनी जगह है जहाँ पर आप अपनी माता को अपने अंदर फील कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो माता बेड़ा पार लगा देती है। गुफा की जो लंबाई है वो लगभग 20 फीट की होती है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जो सामने मंदिर बना हुआ है, वो गुफा के ठीक ऊपर का गुंबद है। यहाँ पर दर्शनों के लिए, जैसे कि आपको मैंने पर्ची दिखाई थी, जो हमने यात्रा पर्ची कटवाई कटरा में, यहाँ पर आपको दर्शनों के लिए वो पर्ची पेश करनी पड़ती है और आपको ग्रुप नंबर मिलता है। जो ग्रुप नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग बताई जाएगी कि आपकी बारी कब तक आएगी। तब तक आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। खाने पीने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। हालांकि जो खाने पीने की सुविधा है वो पेड होती है, तो आप विश्राम करें और अपने ग्रुप नंबर के आने की प्रतीक्षा करें। खचाखच नज़ारा श्रद्धालुओं से, माता के भक्तों से ये जो पूरी छत है वो भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने जो नज़ारा है, यहीं से अभी हम आए हैं। पूरा कटरा एक द्वीप के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर की प्रतीक्षा करते हुए ये लोग, इनकी संख्या जब सीजन का समय होता है या जब त्यौहार का समय होता है तब बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे माता के आप देख सकते हैं गर्भजून गुफा की पर्ची का ये निशान जो कुछ दर्शा रहा है। तो अभी हम पर्ची लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये जो कक्ष बनाया गया है, यहाँ से आप यात्रा पर्ची इस तरह की ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको पर्ची दिखाई थी वो वाली पर्ची दिखानी और आपको ये पर्ची मिलेगी जिस पे आपको ग्रुप नंबर लिखा होगा और आप कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का ग्रुप है आपका। जैसे आप मान लीजिए 4 लोग आप अपने साथी के साथ या अपनी फैमिली के साथ 4 लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं दर्शनों के लिए, तो आपने वहाँ बताना है आप लोग 4 लोग हैं, तो ग्रुप नंबर डाल के 4 पीपल वो पर्ची पे लिख देंगे। तो जब आप लाइन में वेट करते हैं कतार में, तो जो गार्ड वहाँ खड़े होते हैं वो ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुलाएंगे और जितने भी मेंबर उस पर्ची पे लिखे हुए हैं उतने मेंबर की ही
एंट्री वहाँ पे अलाउ होगी। तो चलिए, माता के दर्शनों के बाद अब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ रखते हैं। शाम होने वाली है, भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की रह गई है। आगे का नज़ारा रात का, जो माता के दर्शनों के लिए हम इतने आतुर हैं कि हमसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। सोच कर आए थे कि आपको दर्शन दिन में करवाएंगे, लेकिन अब हमारे जो कदम हैं वो रुकने को तैयार नहीं, जिसके कारण हम माता के भवन में जाने को आतुर हो चुके हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, शाम ढलती जा रही है। तो अर्धकुमारी के दर्शनों के बाद सांझी छत होते हुए हम भवन तक पहुंचेंगे। रात के 9 से 10 बज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।